नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। हिंदी अनिवार्य की कक्षा में आपका स्वागत है। 11th क्लास। आज मैं आपको हिंदी अनिवार्य की किताब आरोह के गद्य खंड का पाठ 5 पढ़ाने जा रही, जिसका शीर्षक है गलता लोहा। बच्चों, इस ये एक कहानी है, गलता लोहा, और इस कहानी के लेखक का नाम है शेखर जोशी। बच्चों, शेखर जोशी का जन्म परिचय सबसे पहले बताऊंगी। इनका जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था, और इनके इनका जो व्यवसाय था, ये लेखक थे व्यवसाय से। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद, और अ, मेरा पहाड़, प्रतिनिधि कहानियाँ, मेंटल, साथ के लोग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और इन्हें पद्म साहित्य भूषण और पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है। बच्चों, नई कहानी आंदोलन शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभागियों में इनका स्थान अन्यतम है, और इनकी कहानियां प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, पिछले सदी का 6वां शतक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की, और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभागियों में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन तबका इनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। तो बच्चों, शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस ऑफ सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज की जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के बैठ पर ही बैठ आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना का प्रतीक करना प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। बच्चों, आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, गलता लोहा, इस कहानी में हम एक ऐसे पात्र के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में मोहन नाम का एक ऐसा पात्र है जिस जो मेधावी और विचारशील युवक हैं। वह उच्च कुलीन ब्राह्मण तथा निर्धन है। उच्च कुल यानी उच्च कुल का ब्राह्मण है, परंतु वह गरीब है। और कुल परंपरा द्वारा प्राप्त जो उसे कुल परंपरा से जो पुरोताई प्राप्त हुई है, पुरोहितान करना, मतलब जो उनका जो कुल का जो काम है, पुरोताइन का काम करना, वो नहीं करता है, क्योंकि अब उसमें कम ही प्राप्त होता है। यानी उसमें जो आय होती है, पुरोहिताई का काम करने में जो आय होती है वो कम प्राप्त होती है। और वो नई पीढ़ी का और नई चेतना का युवक है। इस कारण वो जातीय अभिमान एवं सामाजिक निषेधों को त्याग कर लोहार की आफर पर बैठता है, और गर्म लोहे को छड़ की गोलाई में मोड़कर अपनी दक्षता दिखाता है। उसमें परिश्रम करने की लगन है, परंतु छोटा छोटा काम करने को हीन भावना उसके अंदर छोटा काम करने की हीन भावना नहीं है। और इस तरह गलते लोहे के समान मोहन भी नए पेशे के अनुकूल ढलने लगता है। तो आइए बच्चों, गलता लोहा कहानी प्रारंभ करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी।
बहुत अच्छी कहानी है। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप-धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। लेखक बताता है कि मोहन अपने अम, अपने चचेरे भाई के वहाँ से जब वापस लौट कर आता है तो अपने गांव में धनराम लोहार के ऑफर की गूंज उसे सुनाई देती है। तो वो 3-4 दिन से धनराम लोहार के घर के दुकान तक नहीं गया था, लेकिन वो जब रास्ते में जा रहा था तो उसे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसके हथौड़े की आवाज़ उसको सुनाई देती थी और वो पहचान जाता था कि ये हथौले हथौड़े की आवाज़ धनराम लोहार के हथौड़े की ही है। उसके पिताजी वंशीधर बहुत ही बूढ़े हो गए थे। मोहन के पिताजी जो उनमें उन्होंने अपनी पूर्वताई के आधार पर बलबूते पर उन्होंने अपना घर संसार चलाया था। अब वे कहाँ कर पाते थे। जो घर संसार उन्होंने अपने पूर्वताई के बलबूते पर चलाया था वो आज नहीं कर पाते हैं। वो निर्धन हो चुके हैं और वृद्धावस्था में आ गए हैं, जिस कारण से उनका शरीर जर्जर हो गया, व्रत उपवास भी नहीं कर पाते हैं। तो आज सवेरे सवेरे उन्होंने कहा था, मोहन से कहा कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। जब उन्होंने अपने बेटे मोहन से कहा कि मुझे आज गणनाथ जाकर चढ़ाई करनी है, वहाँ पर जाकर मुझे रुद्री पाठ करना है, लेकिन वह बहुत मुश्किल लग रहा है जाना, चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। तो मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। हाँ, ये बात है कि मोहन उनकी बात को नहीं समझता है, वो समझ रहा था उनकी बात को, लेकिन पिता के इस तरह से अनुष्ठान करना और उस अनुष्ठान करना, ये सब व्रत उपवास करना, उसे उसका न तो अभ्यास था और न ही उसकी वैसी गति थी, न ही वो ऐसा करना चाहता था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया, जैसे हवा में बात कह दी हो और वैसे ही अनुतरित रह गई। और जब पिता ने उनके उसके सामने जब वो बात कही कि मुझे अनुष्ठान करना है, मुझे वहाँ जाना है, ठीक है, तो उन्होंने अपने पिता की बात मोहन ने अपने पिता की बात को हवा में जैसे उछालते वैसे उसको अनुतरित उछाल दिया और उस बात के लिए उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस तरह से वो बात अनुतरित रह गई, हवा में अनुतरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। पिता का भार वो हल्का करना चाहते थे खेत पर काम काम करके, अनुष्ठान करना नहीं, वो अनुष्ठान नहीं करना चाहता था मोहन, लेकिन पिता का भार वो खेत में काम करके कम करना चाहता था। लेकिन वो जब खेत की ओर चला तो उसके हाथ में हंसुआ था और हंसुए को उन्होंने देखा कि उसकी धार बहुत घिस गई है, धार खराब हो गई है। तो धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। तो मोहन धनराम के पास गया। धनराम अपनी धोखनी धोखनी को फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म लोहे को उलट पुलट रहा था और लोहे को अलग अलग आकार दे रहा था। तो उसके उस काम को मोहन कारीगरी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने अपने मित्र धनराम से पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। जब उन्होंने जैसे ही मास्टर जी की बात की मोहन ने, तो वो दोनों धनराम और मोहन अपने बचपन की याद में लौट आए। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वो बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे, लल्ला। धनराम ने मोहन से कहा, मोहन को सब लल्ला कहते थे गांव में, तो धनराम ने मोहन से कहा कि मास्टर साहब यानी मास्टर जी भी क्या आदमी थे, पिछले साल ही गुजरे हैं। उन्होंने कहा,
धनराम ने कहा मोहन से कि वो पिछले साल ही गुजरे, सच कहो आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। धनराम कहता है कि मुझे तो आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर आज भी लगा हुआ था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों जैसे ही किसी बीती हुई दुनिया में लौट आए। इतनी बात कही और दोनों आपस में हंसे और वापस अपने बचपन की याद में लौट आए। गोपाल सिंह की अब बचपन की याद बता रहे हैं, लेखक बता रहा है गोपाल और धनराम की बचपन की याद, स्कूल के दिनों की याद। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। लेखक अब बता रहा है कि किस तरह से त्रिलोक सिंह जो मास्टर जी थे, वो गोपाल सिंह की हुक्के की दुकान पर खड़े रहते थे और उसका कश खींचते थे। तो आखिरी कश खींचकर स्कूल की चार दीवारी में आते हैं। थोड़ी देर पहले धमा चौकड़ी मचाते उठा पटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। जैसे ही मास्टर जी आए तो धमा चौकड़ी करते हुए बच्चे जो भाग दौड़ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनको सांप सूंघ गया। कड़े स्वर में वे पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? जोर से कड़क आवाज में मास्टर जी पूछते बच्चों से कि तुम लोगों ने प्रार्थना कर दी? ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज में, मोहन नहीं आया आज? इस तरह से उन्हें पता था कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो मुझे गोपाल सिंह की दुकान तक उसकी आवाज सुनाई देती। एक एक बच्चे को वो घूर घूर कर देखते थे और मोहन को नहीं देखते तो वो कहते मोहन आज नहीं आया। मोहन उनका चहेता शिष्य था, यानी मोहन को बहुत चाहते थे। त्रिलोक सिंह जो मास्टर जी थे वो मोहन को बहुत चाहते थे, क्योंकि मोहन पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक था और पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह ये प्रार्थना गाता था, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए। ये प्रार्थना वह गाता था और उसका पहला सुर उठाकर प्रार्थना वही शुरू करता था। तो लेखक बताता है कि मोहन जो था वो पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक ही नहीं बल्कि वो गायन में भी बेजोड़ था, इसलिए पूरे स्कूल का उसे मॉनिटर बनाया था त्रिलोक सिंह मास्टर जी ने, और वही पहले पहले प्रार्थना शुरू करता था। तो मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। मास्टर त्रिलोक सिंह को उससे लेकर बहुत उम्मीदें थी कि ये बड़ा आदमी बनेगा। कक्षा में किसी छात्र से को कोई सवाल न आने पर वही सवाल भी मोहन से पूछते थे और उनका अनुमान सही निकलता था और ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डालते थे। लेखक बताता है कि जब त्रिलोक सिंह मास्टर जी क्लास में कक्षा में बच्चों से कोई सवाल पूछते और वो सवाल किसी को नहीं आता तो वो सीधे सीधे मोहन को खड़ा करते थे और मोहन उसका सही से उत्तर भी बता देता था। और जो बच्चा सही उत्तर नहीं बताता उसको मारने के लिए मोहन को ही कहा जाता था कि अब इसको दंड तुम्हें ही देना है। पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक वे आदेश दे देते थे। इस तरह से मोहन जब सही उत्तर बताता था वो उसे कहते थे कि तू इसका कान पकड़, इसे उठक बैठक लगवा, और इस तरह से उसको आदेश देते थे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपनी हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैत खाए थे या कान खिंचवाए थे। अब उस स्कूल में मोहन और धनराज जो था, दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। दोनों आपस में अच्छे मित्र थे और जब कई बार तो धनराम भी अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। अब लेखक बताते हैं कि धनराम और मोहन दोनों अच्छे मित्र थे और कई बार मास्टर जी के आदेश से उसने मोहन के हाथों से धनराम ने मोहन के हाथों से अपने कान भी खिंचवाए, कई बार उसने बेत भी खाई। लेकिन उसे थोड़ी बहुत मोहन से ईर्ष्या भी होती थी, धनराम को थोड़ी ईर्ष्या भी थी। लेकिन प्रारंभ से ही धनराम को ईर्ष्या तो होती थी, लेकिन शुरू से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव था, क्योंकि वो गांव में पुरोहित का बेटा था, यानी ब्राह्मण का उच्च कुल का पुत्र बेटा था, इसलिए उसका उसके प्रति आदर का भाव था। इसका एक कारण शायद ये था कि बचपन से ही, अब लेखक ये बता रहा है कि उसके मन में जो आदर भाव था वो इस वजह से था कि इसका कारण यह था कि शायद शायद बचपन से ही मन में ये बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। लेखक बताता है कि वही, जैसे मैंने कहा ना कि वह ब्राह्मण का बेटा था, तो इस वजह से भी उसके मन में उसके प्रति आदर भाव था। तो बचपन से ही हमारे मन में ये जातिगत जो भावना होती है कि जातिगत हीनता, जैसे वो उच्च कुल के हैं तो उनके प्रति आदर भाव रखो, भले वो चाहे दुष्ट व्यक्ति हो, चाहे लोगों को दुख देता हो, अपमानित करता हो, तो भी हम उनके प्रति आदर भाव रखते हैं। तो यही कारण यहाँ भी लेखक बता रहा है कि धनराम के मन में भी यही
यही बात थी शायद कि बचपन से उसे यही समझाया गया था कि जातिगत हीनता, वो उच्च कुल के हैं तो उनके प्रति हमारा कोई बदले उनके प्रति हमारे मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं समझना चाहिए उसे हमें, बल्कि उसे हमें अधिकार समझना चाहिए कि वो हमारे साथ अत्याचार कर सकता है। तो इसी तरह से धनराम भी मोहन का अधिकार ही समझता था। बीच-बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन तुम बड़ा आदमी वह बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम ऊँचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं रखता था। तो लेखक कहता है कि जब कई बार मास्टर त्रिलोक सिंह जी कहते थे कि सॉरी मोहन स्कूल का नाम ऊँचा करेगा, मेरा नाम ऊँचा करेगा, और धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं रहती थी, क्योंकि धनराम गणित विषय में बहुत कमज़ोर था और उसके बारे में कभी मास्टर जी ने कुछ नहीं कहा। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़के की तरह किसी तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुख देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ तेरह का पहाड़ा सुना तो? अब लेखक बता रहा है कि धनराम गांव के दूसरे खेतीहर और मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह ही वह भी खेतीहर मजदूर परिवार का ही लड़का था, और वह लगभग तीसरे दर्जे तक यानी तीसरी कक्षा तक ही स्कूल पढ़ा था। तो त्रिलोक सिंह कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे स्कूल में, और कभी कभार ही उसे कुछ पूछते थे। एक दिन उन्होंने त्रिलोक सिंह ने धनराम को खड़ा किया और उसे कहा कि धनुआ चल खड़ा हो, तू 13वें का पहाड़ा सुना, यानी 13 का पहाड़ा जल्दी से सुना। तो 12 तक का पहाड़ा तो जैसे तैसे करके उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था, लेखक बता रहा है। तो धनराम 13 का पहाड़ा बोलता है, तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24। तो सटाक से एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। तो इस प्रकार लेखक बताता है कि उसने 13 का पहाड़ा गलत बोला, तो जैसे ही उसने दूसरी बार में 13 दूनी 24 बोला, तो मास्टर जी ने जोर से उसकी एक संटी से उसकी पिंडलियों पर मारा, जोर से। तो जैसे ही उसकी पिंडलियों पर मारा, तो उसकी जो मास्टर जी की जो संटी थी, जो लकड़ी थी पतली, वो टूट गई। तो वो उसी से कहते कि जा नाले में से एक अच्छी मजबूत पतली सी लकड़ी तोड़कर ला, मैं तुझे पहाड़ा 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। मास्टर त्रिलोक सिंह जी का ये नियम था कि सजा पाने वाले को ही वे हथियार भी जुटाने के लिए कहते थे। और जाहिर है बलि का बकरा बनने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे किसी को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। तो लेखक कह रहा है कि त्रिलोक सिंह मास्टर का एक नियम था कि जो बच्चा सजा पाता था उसी से वो कहते थे कि जा एक लकड़ी ढूंढ कर ला। और बच्चा भी बेचारा बलि का बकरा बनने से पहले अपने बारे में नहीं सोचता था, बल्कि मास्टर जी के बारे में सोचता था कि यदि मैं ऐसी लकड़ी लेकर गया तो वो मुझे अच्छे से नहीं मार पाएंगे, तो वो उनके संतुष्टि के बारे में सोचकर वैसे ही लकड़ी ले जाते थे जैसी मास्टर जी को चाहिए होती थी। इस प्रकार से धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। इस प्रकार से लेखक कह रहा है कि धनराम को पूरे दिन में पहाड़ा याद नहीं हो पाया था 13 का। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दूसरा पहाड़ सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लिए उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इस तरह से छुट्टी होते होते मास्टर जी ने उसे एक बार 13वें का पहाड़ा वापस पूछा। तो 13वें का पहाड़ा 3 तक बोलते बोलते वो वापस लड़खड़ा गया। तो मास्टर जी ने इस बार उसे सजा नहीं दी, उसके लाए हुए बैत की जगह उसे जाबुन जुबान की चाबुक लगा दी और कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, विद्या का ताप तेरे दिमाग में कहाँ से आएगा। क्योंकि वो लोहे का काम करते थे, दोखनी चलाते थे, इसलिए मास्टर जी ने उसे ये कहा। और मास्टर जी ने अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने दरातियां निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। तो लेखक बता रहा है कि लेखक किताबों की किताबों की विद्या का जो ताप होता है वो लगाने के लिए धनराम के पिता की सामर्थ्य नहीं थी, इतना सामर्थ्य उसमें नहीं था कि वो धनराम को अच्छी शिक्षा प्राप्त करा दे। इसलिए जब धनराम हाथ पैर चलाने लायक थोड़ा बुद्धिमान हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको धोखने फूकने और अपने लोहे के कामों में लगा दिया। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैच चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़ बैत हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से उस अपना प्रसाद दे देते। अब लेखक ये बता रहे हैं कि इस पाठ में मास्टर त्रिलोक सिंह और गंगाराम
गंगाराम तो धनराम के पिता थे और मास्टर उसके पिता थे, मास्टर त्रिलोक सिंह उसके मास्टर जी थे। तो मास्टर त्रिलोक सिंह तो उसको सजा देने के लिए, उसकी उसको मारने के लिए जो लकड़ी का चुनाव करना होता था वो धनराम से ही कहते थे कि जा तू लकड़ी लेकर आ। लेकिन उसके जो पिता थे गंगाराम, वो उसका चुनाव स्वयं करते थे। उनके हाथ में छड़ बेत हत्ता जो भी आता था उसी से धनराम की पिटाई कर देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे। और एक दिन इस तरह से गंगाराम अचानक चल बसे और उनकी विरासत में मिली हुई आफर को धनराम ने संभाल लिया और गांव वाले भी उनको भूल चुके थे। अब लेखक बता रहा है कि प्राइमरी प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध तो कर दिया था। साधारण हैसियत वाले यजमानों की पूर्वताही करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते अपने पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। लेखक बताता है कि अब प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली थी। तो त्रिलोक सिंह की जो भविष्यवाणी वो किसी हद तक तो सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही थी कि हाँ वो बड़ा आदमी बनेगा। और यजमानों की पूर्णताई करने वाले वंशीधर तिवारी, जो मोहन के पिता थे वंशीधर तिवारी, उन्हें भी उनका भी हौसला बढ़ गया था। उनको भी लग रहा था कि हाँ मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। उन्होंने ये सारे सपने भी देख लिए थे। वो पीढ़ियों से अपने पैतृक धंधे पीढ़ियों से अपने पैतृक धंधे को कर रहे थे, लेकिन उनके पैतृक धंधे ने वंशधर को निराश कर दिया था, क्योंकि दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह दान दक्षिणा में भी उन्हें उतना ही मिलता था कि अपने परिवार का पेट भी आधा ही भर पाते थे। पूरी तरह से वो अपने परिवार वालों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता। छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करते रहने की कोशिश करते थे। तब लेखक बता रहा है कि मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटाएगा, ऐसी उनके मन की इच्छा थी वंशीधर की। अब लेखक कहता है कि इससे केवल इच्छा होने से ही कुछ नहीं होता है। जो इच्छा हमारे मन में होती है वो इच्छा पूरी हो तभी माना जाता है कि वो हमारी इच्छा पूरी हो चुकी है। अब लेखक बता रहा है कि स्कूल आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील की दूरी पर था। 2 मील की चढ़ाई पार करने के बाद बीच में एक नदी की समस्या आती थी, नदी भी थी और बारिश के समय में नदी बहुत उफान पर चलती थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत करके स्कूल में इसका नाम लिखाया, मोहन का। और मोहन लंबे रास्ते से स्कूल जाता था, वापस आता था वो थका मांदा यानी थक हार कर घर आता था। तो पिता उसे घर आकर विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर पुराणों की कथाएं कहते रहते थे और उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। लेकिन मोहन का इन सब बातों में कोई मन नहीं लगता था। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। लेखक बताता है कि जब नदी उफान पर आती थी तो वंशीधर ने अपने यजमान, अपने ही किसी जान पहचान के घर पे मोहन को थोड़े दिन के लिए भेज दिया, बारिश के समय में। और वह भी उनके घर पे रहता था और अपने अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाता था, खाना पीना करके और वापस आता था। लेकिन छुट्टियों में जब नदी उतर जाती थी तो वो अपने घर वापस लौट आता था। एक दिन संयोग की बात बताते हुए लेखक कहता है कि एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झाड़ जंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रंग मटमैले पानी का रेला उन तक आ पहुंचा। वे किसी प्रकार वे किसी प्रकार सकुशल इस पार लेखक बता रहा है कि वे किसी प्रकार सकुशल इस पार अ, लौटने में सफल हो सके थे। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। अब लेखक बताते हैं कि एक बार की बात है कि छुट्टियों का दिन थे और वो नदी उतर चुकी थी और वो नदी पार करके अपने कुछ मित्रों के साथ आ रहे थे। तो देखा कि नदी के उस पार जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर भारी बारिश हो रही है, तो नदी आने लगी। मटमैला पानी, झाड़ झंखाड़, पत्ते, नदी
पेड़ों के पत्ते सब बहकर आ रहे, तो उन्हें लगा कि नदी बहने लगी, तो वो सब फटाफट फटाफट नदी पार करके किसी तरह से बच निकलते हैं। इस घटना के बाद बंशीधर मोहन के पिता घबरा जाते हैं और वे उसके को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ चार चार प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा। अब लेखक बता रहा है कि बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश, यानी उनके चचेरा, उनके भाई का दूर के रिश्तेदार जो थे, दूर के रिश्तेदार का जो एक भाई था, उनका बेटा रमेश वहाँ आया हुआ था लखनऊ में छुट्टियों के दिन। तो बातों बातों में बंशीधर ने उनसे कहा कि मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता जताई, तो उन्होंने रमेश ने सहानुभूति जताई और ये भी कहा कि मोहन को उनके साथ लखनऊ भेज दे। हमारे घर में 4 प्राणी हैं, एक बढ़ जाएगा तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा और वो शहर में रहकर पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जाएगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। गले भरे भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही तो सहारा होता है। इस तरह से वंशीधर को लगा कि रमेश आज भगवान के रूप में हमारे सामने आया है। उनकी आँखों से पानी आने लगे और भराए हुए गले से वो कहते हैं कि बिरादरी का सहारा तो इसी तरह से होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा, तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची और भाभीियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया था। कोई उसे कहता था, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। कोई कहता था, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दिया। कोई कहता था, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इस तरह से उसे सब लोग काम करवाते थे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादरी बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। अब लेखक बताता है कि बड़ी हैसियत वाले रमेश को मोहन का अपना बिरादरी वाला या अपना भाई बताने में उन्हें थोड़ी नीचाई दिखती थी। उन्हें थोड़ा शर्म महसूस होती थी कि इस तरह से अगर मैं ऐसे कहूँगा ये हमारी बिरादरी का है, हमारे भाई का है, हमारे घर परिवार का एक बच्चा है, रिश्तेदार है, तो शायद उसके लिए ये सम्मानजनक बात नहीं होगी। तो इसलिए वो उसे घरेलू नौकर की हैसियत से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं कहते थे और इस बात को मोहन भी समझने लग गया था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने एक निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंदाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसकी गांव का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता था, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था और कोई क्योंकि कोई और चारा नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वो दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया था। जब वह लौट कर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस और उठती वह उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिरे रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी को कोई हाथ का काम सीख लेना चाहिए। इस तरह से रमेश ने उसको इस तरह से उसके मन में ऐसी बातें भर दी कि बीए और एमए किए हुए लोग भी बेकार बैठे हैं, इससे अच्छा तो हाथ में कोई काम ले लेना चाहिए। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 1.5-2 बरस का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा था। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बात करने बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। अब लेखक बता रहे हैं दूसरे दृश्य में कि वंशीधर से जब कोई भी मोहन के विषय में पूछता तो वे उसके उत्साह के साथ बताते थे कि वो एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे। इस तरह से लेखक बता रहे हैं कि
जब उन्हें वास्तविकता का पता चला कि इस तरह से मेरे पुत्र को वहाँ नौकर रखा गया है, तो वो लोगों को अपने सपने के टूटने की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए थे। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा। घास का तिनका तोड़कर दाँत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरी में नियुक्ति हो गई और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएँ देकर वो बड़े पद पर पहुँच जाएगा। इस तरह से वंशीधर ने झूठ बोल दिया धनराम को। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका चबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए और धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कछुड़ते रहे। इस तरह से दांतों के बीच में तिनका चबा दिया तो उन्हें ये था कि दांतों के बीच में तिनका चबाकर यदि झूठ बोला जाए तो उसका दोष नहीं लगता है। और इस तरह से धनराम के ये शब्द उसके कानों में घूम रहे थे वंशीधर के। धनराम ने कहा था कि मोहन लल्ला तो बचपन से ही बुद्धिमान है, और इस तरह से ये बात उनके कानों में अभी तक चुभ रही थी, वंशीधर के कानों में। अब लेखक बताता त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। वो बचपन की यादों से बाहर निकल आए। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेत से निकालकर मुट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापिस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती थी, लेकिन किसी हाथ भिजा देते थे तो मैं तत्काल बना देता। उसने कहा धनराम ने कि पंडित जी को तो फुर्सत रहती नहीं, किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं पहले बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वो फिर वही वैसा बैठा रहा जैसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं हो। इस तरह से वो वहीं बैठा रहा। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जाते रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। लेखक बताता है कि ब्राह्मण टोले के जो लोग होते थे, ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, वहाँ उन लोगों को अगर वो कहीं शिल्पकार के घर या कहीं काम करने वाले के घर जाते थे तो वो वहाँ बैठते नहीं थे, और यदि उन्हें कोई वहाँ बैठने के लिए कहते थे तो वो उनकी मर्यादा के विरुद्ध होता था। इन बातों से मोहन अपरिचित नहीं था, वो सब बातें जानता था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। धनराम उसे वहाँ बैठा देखकर मन ही मन सोच रहा था कि ब्राह्मण कुल का होकर मैंने इसे बैठने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन ये यहाँ बैठ गया। आज मुझ छोटे दर्जे वाले आदमी के यहाँ पर ये बैठा है। तो उसने मन में तो सोचा, लेकिन उसने बाहर इस बात को जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप अपना काम करते रहने लगा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट से सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते हुए अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रख कर उसे ठोकते पीटते सुगढ़ गोले का रूप दे डाला। इस तरह से जब धनराम ये काम कर रहा था तो मोहन से रहा नहीं गया। मोहन ने उसके हाथों से हथौड़ा खींच लिया और वह धोखनी से फूंक मारते हुए लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करके उसे गोलाई का रूप देने का काम करने लग गया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फूर्ति और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक होकर मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक के इस तरह का काम करने में। उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ में हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि वह पुरोहित खानदान का युवक है। उसे तो इस बात पर आश्चर्य हुआ कि आज ये लड़का भट्टी पर काम कर रहा है। उसने शंकित दृष्टि से उसकी ओर देखा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की और अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। तो बच्चों, इस कहानी का जो उद्देश्य है वह यही है कि
उद्देश्य यही है कि जाति अभिमान की चिंता न करके छोटे काम करने में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए तथा रूढ़ परंपराओं को त्याग कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और समाज को नया आकार देना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने यही सीखा कि काम कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है, बल्कि वह उस काम से बहुत कुछ सीखता है। तो बच्चों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।